सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं मित्रा विभूषण इससे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये थाईलैंड गए हुए थे बिम्स्टेक की समिट में, और उसको अटेंड करने के बाद ये श्रीलंका चले गए और वहां पर उनको श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उसको कहा जाता है मित्रा विभूषण। जैसे हमारा भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको क्या कहते हैं, हम भारत रत्न कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे उनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको मित्रा विभूषण कहा जाता है, जो भी मोदी जी को दिया गया। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके है, उन्होंने ही उनको ये सम्मान प्रदान किया है। तो मित्रा विभूषण ऐसे भी प्रश्न आ सकता है ये क्या है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे पहली बार उन्होंने 2008 में शुरू किया था। इस पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्र और चावल के ढेर जैसी प्रतीक अंकित है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या रिवाइज कराऊंगा, अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पिछले एक आध साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका की भी तो यहाँ पे बात हो रही है, उसके भी एक बार मैं स्टैटिक कुछ दिखा देता हूँ आपको। पहले ये देखो मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की दो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। करेंसी हो गई श्रीलंकन रुपये। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूर्या। और श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स अभ्यास करते हैं, एक दोस्ती अभ्यास भी करते हैं, लेकिन इसमें भारत और श्रीलंका के अलावा मालदीव भी होता है। उसके अलावा आप यहाँ देखो मैप में, ये श्रीलंका और भारत के बीच में आपको जो जल डमरू मध्य मिलेगा उसको पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो श्रीलंका से कुछ स्टैटिक देख लिए। अब जो मेन जो हमारा प्रश्न है उसी से संबंधित मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि अभी मोदी जी को किस किस साल में किस किस देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले। आप देख सकते हो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। वैसे अभी जो लेटेस्ट है वो श्रीलंका ने दिया उनको, जिसको मित्र विभूषण कहते हैं। उससे पहले अभी 2025 में ही मार्च में ही मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं। अभी मार्च में ही बारबाडोस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, जिसे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस कहते हैं। पिछले साल पे आ जाते हैं अब 2024 में। तो 2024 के अभी दिसंबर में कुवैत ने अपना सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। उससे पहले गुयाना ने दिया था ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। डोमिनिका ने दिया था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नाइजीरिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नाइजर। और रशिया ने भी दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। और भूटान ने भी दिया था ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग कहते हैं उसको। तो ये सारे 2024 में इनको मिले थे। 2023 वाले भी देख लो एक बार। ग्रीस ने दिया था, उसे ऑर्डर ऑफ ऑनर कहते हैं। फ्रांस ने दिया था लीजन ऑफ ऑनर। इजिप्ट ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नील। और पापुआ न्यू गिनी ने ऑर्डर ऑफ लोगुहू और फिजी ने दिया था ऑर्डर ऑफ फिजी। तो 2023, 2024 और अभी तक 2025 में जो जो देशों के इनको सर्वोच्च सम्मान मिले सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2025 को किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। तो आपको ये तो पता है कि इस साल बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है। अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में ही बिम्स्टेक की जो 6ठी बैठक थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो इसी मौके पर बांग्लादेश को अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता सौंप दी गई है। मतलब अब इसकी जो अगली बैठक होगी वो कहां पर होगी, कौन मेजबानी करेगा उसकी, बांग्लादेश। एक्चुअली में बिम्स्टेक का नेतृत्व हर 2 साल में बदलता रहता है। और कैसे बदलता है, इसके जो मेंबर हैं उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसकी अध्यक्षता एक देश से दूसरे देश को दी जाती है। जैसे मैंने ये बिम्स्टेक कंट्रीज यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब पहले बी वाला आ गया, फिर ये आई आ गया, फिर एम आ गया, एन एस टी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया। अभी लास्ट टाइम बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास थी, अभी हमने देखा थाईलैंड के पास, और अब किसके पास होगी, अब नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, वापस से स्टार्ट कर लेंगे हम बांग्लादेश के पास। तो बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा। तो कहने वाली बात क्या है, एक लाइन में क्या याद रखना है कि इस बार तो इस साल तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, थाईलैंड। अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब बिम्स्टेक की भी यहाँ पे बात हो रही है, बांग्लादेश की भी बात हो रही है, दोनों चीजें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश। और अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे।
मेंबर की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हो गए। और अभी 2025 में इसकी कौन सी बैठक हुई? 6वीं बैठक हुई है और होस्ट किया थाईलैंड ने, बैंकॉक के थाईलैंड में हुई। और थीम जरूर याद रखना, बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। और अभी तक इसकी जो 5 बैठकें हो चुकी है आप देख सकते हो। पहली बैठक इसकी 2004 में हुई थी थाईलैंड ने, और एक बार भारत भी इसको होस्ट कर चुका है 2008 में। इसकी दूसरी बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में। अभी जो है वर्तमान में वो थाईलैंड में हो रही है 6वीं, 6 नंबर की। अच्छा, ये पॉइंट भी याद रखना, 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट को भी होस्ट किया था। अब ये बिम्स्टेक की बात कर ली, अब बांग्लादेश की बात है, क्योंकि बांग्लादेश होस्ट करेगा ना भाई अगला बार, तो उसको देखते हैं। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका होती है, करेंसी टका हो गई। और ढाका में हमने देख लिया बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और यहाँ पे जो अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस है। और ये याद रखना, मोंगला बंदरगाह ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बांग्लादेश में भारत ऑपरेट कर रहा है इसको। उसके अलावा अभी 2025 के, चलो बांग्लादेश के 2025 वाले करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो तमीम इकबाल का नाम याद रखना, बांग्लादेश के क्रिकेटर है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। मुशफिकुर रहीम, अभी ये भी बांग्लादेश के क्रिकेटर है, ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी बांग्लादेश के साथ भारत ने कॉर्पेट और बंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। भ्रष्टाचार के लिए अभी आईसीसी द्वारा प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोहेली अख्तर बनी है, बांग्लादेश की क्रिकेटर है। ठीक है, और ये डेविल हंट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वही वाला है। अच्छा, इसी तरह से 2-3 पॉइंट और याद रखना कि इस साल G20 जो है उसको कौन होस्ट कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है ब्राजील। और इस साल जो क्वाड समिट होस्ट करेगा वो भारत होस्ट करेगा। और बिम्स्टेक हमने देख ही लिया, थाईलैंड होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स और हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को पहले भारतीय जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, इसने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी। तो उसी की याद में 5 अप्रैल को ये दिवस हम मनाते हैं। पहली बार 1964 में मनाया गया था इसको। और इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसी तरह से एक विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, याद रखना। वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। तो इस बार वो दिन आने वाला है 25 सितंबर को 2025 में, वो 25 सितंबर को हम मनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमने राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो भारत में हम मनाते हैं उसकी बात की है, 5 अप्रैल को होता है, ये आप ध्यान रखना। एक नेशनल मैरीटाइम वीक भी होता है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह, वो 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक मनाया जाता है। अच्छा, बाकी बात करें कि अभी अप्रैल में कौन कौन से दिवस हमने मनाए, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। एक हमने देखा अभी 21 योगा दिवस मनाएंगे, उसकी थीम घोषित हो चुकी है। क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और अभी 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहसिन नकवी को। तो मोहसिन नकवी पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं वैसे तो, और अभी उन्हीं को एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? श्रीलंका के शम्मी शिल्वा का स्थान लिया है। आपको याद हो तो अभी दिसंबर की बात है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष ये शम्मी शिल्वा बने थे, लेकिन इनका कार्यकाल 3 महीने का ही था। तो अब वो चले गए हैं और उनके स्थान पे आ गए हैं मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और अब ये इस पद पर 2 साल के लिए बने रहेंगे। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो स्थापना होती है 1983 में, और इसका मुख्यालय आपको कोलंबो श्रीलंका में मिलेगा। और अब नए हेड बन गए हैं मोहसिन नकवी, इनका नाम याद रखना। चलो इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी बने। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, इनका एक्चुअली में कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। उसी तरह से नीति आयोग की सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी 7वीं बार अध्यक्ष बने। सेबी के 11वीं बार अध्यक्ष, मतलब 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे, इनका नाम है। चलो आप मुझे बताओ, अभी हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए, क्या नाम है उनका?
इसके अलावा रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बने डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये बने के संजय मूर्ति। लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने एस दुबे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने राज्य किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा, नाम से समझ में आ रहा है, राज मतलब राजस्थान इसका आंसर होगा। तो अभी राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राज्य किसान सुविधा नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं और जो सब्सिडी या अन्य कृषि संबंधी जो भी जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त हो सकेगी। मतलब कृषि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो यहाँ से उनको मिल जाएगी। तो यह है राज्य किसान सुविधा ऐप, इसको लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। अच्छा, अब इसी तरह से मैं आपको राजस्थान तो लेकर के चलूंगा ही सही, लेकिन कुछ जो अभी एप्लीकेशंस, कुछ पोर्टल्स जो न्यूज में थे 2025 में, वो भी आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले चलो आपको राजस्थान लेकर के चलता हूँ। तो यह है महारो राजस्थान, कैपिटल होती है इसकी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाव बागड़े, यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है, ऊंट भी है, राजकीय पक्षी है गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, यहाँ का राजकीय पुष्प हो गया रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष हो गया खेजड़ी, और रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील यानी कि इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये आपको मिलेगी यहीं पर, सांबर लेक। और आप वैसे जानते हो हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील कौन सी है? चिल्का लेक है, जो आपको उड़ीसा में मिलेगी। ठीक है, तो ये तो राजस्थान से कुछ स्टैटिक हमने देख ली। अब आ जाओ, मैंने आपको कहा था कुछ पोर्टल्स वगैरह एप्लीकेशंस में आपको रिवाइज कराऊंगा। तो याद रखना, एक तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? अनुवादिनी। और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, उसका नाम है भारत पोल। और रक्षा मंत्री जी ने अभी युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था। कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सके उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था एनटीटी लॉकर नाम से। इससे पहले सरकार ने इंडिविजुअल्स जो होते हैं जैसे कि आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए डिजी लॉकर लॉन्च किया था। अभी कंपनियों के लिए एनटीटी लॉकर आया। सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत इंटीग्रेट करने के लिए अभी स्वरेल ऐप लॉन्च किया था। आई स्पोर्ट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम संजय है। फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ पोर्टल्स न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे कि 2035 का जो फीफा महिला विश्व कप है वो किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका यूके। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 के संस्करण की बात कर रहे हैं, तो उसे होस्ट करेगा यूके। ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर्स वाला पॉइंट हो गया। लेकिन अभी 2027 में इसको कौन होस्ट करेगा ये हम पढ़ चुके, ब्राजील। और ये प्रश्न आपका अभी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और 2031 वाला संस्करण मैक्सिको और अमेरिका होस्ट करेगा। और अभी लास्ट टाइम ये 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। उसमें स्पेन विजेता रहा था, इंग्लैंड हार गया था। अच्छा, ये तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हो गया। अगर मैं पूछूं फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, तो उसका जो लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण कतर में हुआ था, वो उसको अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को रहा था। और अब जो होगा अगला वाला 2026 में, वो 3 देशों में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। और 2030 वाला ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और 2034 वाला ये सऊदी अरब इसको होस्ट करेगा। मतलब 2034 तक की प्लानिंग हो चुकी है। बाकी देखो, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी वर्ल्ड वाइड ही होती है फीफा। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और ये फीफा से संबंधित कुछ ट्रॉफीज, कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे रॉबर्ट्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, डूरंट कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया, नेहरू कप हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य ने सन्ना बीएम योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने सन्ना बीएम नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाला चावल उपलब्ध कराना। तो ये जो फाइन राइस है इसको तेलुगु में सन्ना बीएम कहा जाता है।
तो फाइन राइस यानी कि ये उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाला चावल होता है। तो राज्य के सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर महीने 6 किलोग्राम सुपर फाइन राइस ये मुफ्त में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रदान दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। सन्ना बीएम योजना तेलंगाना ने शुरू किया। अब देखो यहाँ पे भी हम दो चीजों का रिवीजन करेंगे। एक तो तेलंगाना आया है तो तेलंगाना ले चलूंगा, उसके अलावा कुछ योजनाएं और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो पहले तेलंगाना की बात करते हैं। ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद हो गई, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आपको बताइए आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। यहाँ का राज्य के पक्षी भारतीय रोलर है, राज्य के पशु जिंका यानी हिरण है, राज्य के वृक्ष जम्मी चेट्टू है, पुष्प है तांगेदू, और अभी राज्य के उत्सव घोषित कर दिया था सदर सम्मेलन को। और ये जरूर याद रखना कि अभी नेशनल हल्दी बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष है वो पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया। गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया, वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। चलो आ जाओ, कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ये सारी 2025 की है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश शुरू की थी। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा, जबकि पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने शुरू किया। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? 1 प्लेट 1 बैग। रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने शुरू की थी, किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की है नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था मिजोरम। और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को लॉन्च किया था हरियाणा ने। केरल ने एन प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की, जिसका उद्देश्य है कि जो भी खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। ठीक है, तो ये सब योजनाएं अभी न्यूज में थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभी शामिल होने वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा इसका दिल्ली। तो अभी दिल्ली या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब इसके बाद केवल पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है वही इस योजना में शामिल नहीं हुई है। इससे पहले जब तक यहाँ पे आम आदमी की सरकार थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। रेखा गुप्ता यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। बाकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है। इसे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड से लॉन्च किया था। ये एक कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना है। हर परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। बाकी ये 2 पॉइंट और याद रखना कि 2024 में सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया। और अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कहा जाता था। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण भर्ती यानी कि आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया था और इसकी टैगलाइन रखी थी आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, तो ये भी नोट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो आंसर होगा इजराइल। तो अभी डीआरडीओ की देखरेख में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहां पे? उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। और इसे भारत और इजराइल ने मिलकर के तैयार किया है। इजराइल की भी कौन सी कंपनी? तो इजराइल एरोस्पेस कंपनी। और इस मिसाइल प्रणाली को भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान में शामिल किया जाएगा। इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी 70 किलोमीटर है। ये कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में सक्षम है और इसे जहाज या जमीन से लॉन्च कर सकते हो आप। भारत में इसका निर्माण कौन कर रहा है या कौन करेगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले डीआरडीओ की हम बात कर लेते हैं। जैसे डीआरडीओ मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। चेयरमैन है समीर वी कामत और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिनेशन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। यहाँ के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी डीआरडीओ ने
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया था उसका नाम गौरव है। और इसरो ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। डीआरडीओ ने अभी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था चांदीपुर उड़ीसा से ही। अग्नि 4 ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। रेंज इसकी 4000 किलोमीटर तक। उसके बाद डीआरडीओ ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था। ये MIRV तकनीक से लैस है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक साथ बहुत सारे टारगेट को ये हिट कर सकती है। इसे मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत बनाया गया है। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट भी डिजाइन की है, अभेद उसका नाम है, IIT दिल्ली के साथ मिलकर। वशोराद कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा एंटी टैंक ग्लाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया अभी पोखरण में। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनाती के लिए सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन की थी, उसका नाम हिम कवच है। डीआरडीओ ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया, लॉन्च किया? तो IIT हैदराबाद ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र खेलों का दूसरा संस्करण ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। तो यूनाइटेड नेशन गेम्स का अभी दूसरा संस्करण ये अप्रैल 2025 में होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। उद्देश्य है खेलों के माध्यम से डिप्लोमेसी, कॉपरेशन और यूनिटी को बढ़ावा देना। इसका पहला जो संस्करण है वो 2024 में हुआ था, वो भी न्यूयॉर्क में हुआ था। और भारत इस साल खेलों में को ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे विशेष रूप से शतरंज और योग में नेतृत्व कर रहा है भारत इन 2 खेलों के आयोजन और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो ये है यूनाइटेड नेशन गेम्स, जो कि इस बार दूसरा संस्करण होगा, न्यूयॉर्क में होंगे। बाकी संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की बात है तो देखो, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बोलते हैं। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस मेंबर कंट्रीज है 193। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से है। और पहले कौन थे? त्रिगवेली थे, वो नॉर्वे से थे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडिया से? विजय लक्ष्मी बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, 8वें नंबर की। और याद रखना, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के अध्यक्ष फिलिमोन यांग हैं और यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष मदर लुकुर हैं। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनकी क्विज और इसकी PDF आपको मिली जाती है कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी अभी 2024 की जो टेस्ट सीरीज मैंने चलाई थी, जिसका कल दूसरा वाला पार्ट भी मैंने डाल दिया है। तो पिछले साल का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं और अगर आपको सारे क्वेश्चंस याद हैं तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे रख रहा हूँ। 15-20 मिनट का वो वीडियो होता है, लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ। तो उस टेस्ट को लगाइएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, आपको भी मज़ा आएगा, इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा इनसे। बाकी बस चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल के क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, क्योंकि कल के वीडियो से ही कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है कि जब वो वीडियो ओपन करते हैं, मेरे भी आई मेरे मोबाइल में जब मैंने चलाया, तो जब वीडियो ओपन करते हैं तो इंग्लिश में आ रहा है, AI उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। एक्चुअली में अभी यूट्यूब ने एक नया फीचर दिया है, सभी वीडियोज़ पे है, कि अभी जैसे मैं तो हिंदी में बनाता हूँ, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में पढ़ाओ, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। तो अब उनके लिए ये फ़ायदेमंद वाली बात हो गई कि वो इस वीडियो को इंग्लिश में सुन पाएंगे, और जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी में तो मैं बोलता ही हूँ। तो कल क्या दिक्कत आ रही थी कि वीडियो जब ओपन करते हैं तो वो अंग्रेजी में बोलने लगता है, तो वो अंग्रेजी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतनी अंग्रेजी मुझे आती तो बात ही क्या थी। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो जब आप ओपन करेंगे अंग्रेजी में वो बोलता है तो सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे क्वालिटी का ऑप्शन आता है, प्लेबैक स्पीड आती है आगे पीछे करने का, उसी तरह से ऑडियो ट्रैक आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑडियो ट्रैक, उसको जब आप ओपन करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब आपको किस में सुनना है? अगर मेरी भाषा में सुनना है, मेरी आवाज़ में, तो हिंदी में आ जाओ, और अगर अंग्रेजी में आपको सुनना है कि अंग्रेजी में आपको समझ में आती है चीज़ें, तो अंग्रेजी कर लो। ठीक है, तो इतना से बात है, वो मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा आप अपडेट ट्राई करो चीज़ों से, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखिए कल का पहला प्रश्न था,
माधवपुर मेला, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात आंसर होगा। फिर अगले में पूछा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? हंगरी। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा असम। और किस देश ने परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया? रशिया। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? 2015, इसका आंसर होगा, 2016 नहीं है। और अभी केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? जुवेन। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं उन्होंने अभी कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। और अभी 47 नंबर की जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने खिताब जीता? उत्तर प्रदेश। मियामी ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल जीता जाकुब मेंसिक ने। और आखिरी प्रश्न पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम कियन रामायण का प्रदर्शन कहां पर देखा? थाईलैंड आंसर होगा। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।